अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुन रहे हैं चिट्ठी माँ, जिसे लिखा है और आवाज दी है प्रतीक्षा रम्य ने। मेरी प्यारी माँ, तुम सोच रही होगी ना कि इस व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़माने में मैं तुम्हें ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ, वो भी तब जब मैं आज ही तुमसे मिलकर आई हूँ। सच बताऊँ माँ, आज जब वापस आई ना तो ग्लानि के बोझ से मन बहुत भारी था। मयंक ने कहा कि तुम माँ को चिट्ठी क्यों नहीं लिख देती। कई बार हम लिखकर बहुत कुछ बोल जाते हैं जो बोलकर कभी बोल नहीं पाते। मैं ये चिट्ठी तो तुम्हें कभी नहीं भेजूंगी माँ, पर इसे लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखूंगी तो ज़िंदगी भर अपनी की हुई गलतियों के घुटन में कैद रह जाऊंगी। खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी माँ। जानती हो, कभी कभी लगता है कि काश काश मैं पिछले 1 साल को तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी से मिटा सकती। लेकिन ये भी तो सच है कि हम दोनों के बीच इस 1 साल की चुप्पी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। ऐसा नहीं था माँ कि मैं नाराज़ थी तुमसे, लेकिन इस 1 साल में जैसे जैसे तुम्हें समझती गई ना, इस कदर गिल्ट में डूबती गई कि तुम्हारे पास आकर माफ़ी मांगने तक की हिम्मत नहीं हुई मेरी। लेकिन ये रिश्ता ऐसा ही है ना माँ कि खामोशी तो आ सकती है हमारे बीच, लेकिन दूरी नहीं। और मयंक की वजह से आज ये खामोशी भी टूट गई। जानती हो, तुमसे लड़कर झगड़कर ताने मारकर जब मैं साल भर पहले घर छोड़ के निकली थी और मयंक के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया था, तब ये नहीं समझ पाई थी कि तुम पर क्या गुजरेगी। और आज जब तुमसे मिलने घर आई तो तुम्हारे चेहरे पर उभर आई लकीरें और तुम्हारे आंखों का सूनापन बीते हुए 1 साल के एक एक पल का लेखा जोखा बयां कर गया। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी माँ, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया ये कहकर कि बीती बातें अब कभी नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। बचपन से लेकर पिछले 1 साल तक मेरे मन में बहुत सी बातों को लेकर गुस्सा भरा रहा। मैं खुद को जनरेशन गैप की सबसे बड़ी विक्टिम मानती रही। मुझे गुस्सा आता था कि अपनी ही माँ को मुझे इतना कन्विंस क्यों करना पड़ता है। उसे मेरी पसंद नापसंद से फर्क क्यों नहीं पड़ता। बचपन में मुझे सलवार कुर्ते पर पिन लगाकर दुपट्टा लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, और तुम बिना दुपट्टे में पिन लगाए मुझे कहीं नहीं जाने देती। स्कूल के दिनों में छुट्टी होने के बाद मैं स्कूल बस में या दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हुए मौज मस्ती करते हुए घर आना चाहती थी, पर मेरी ये ख्वाहिश भी पर्सनल कार से आने जाने तक में सिमट कर रह गई। जब भी कोई क्लासिकल संगीत बजता तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते। पर पढ़ाई और डांस एक साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए तुमने मेरी कथक की ट्रेनिंग भी आधे पर ही बंद करवा दी। मैं 12th के बाद दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहती थी। मैं सोसाइटी को समझना चाहती थी माँ, पर तुमने पहले से ही मेरे लिए मेडिकल फील्ड का चुनाव कर रखा था। और यही माँ, यही मन का गुस्सा था, कुछ ज़बरदस्ती करवाए जाने की खींच थी कि दिल्ली में 1 साल तैयारी करने के बाद भी मैं मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई। और कितना डांटा था तुमने मुझे कि मैंने ही मेहनत नहीं की होगी। मैंने जब दूसरे साल जर्नलिज्म में एडमिशन लिया तो तुम इसके भी खिलाफ थी। मुझे एक लंबे समय तक समझ नहीं आया कि तुम क्यों मेरे लिए सब कुछ अपने अनुसार चाहती थी। और बहुत सी बातें तुम साफ साफ बोलती भी तो नहीं थी।
सिर्फ यही कहती थी कि जब माँ बनोगी तब मेरी बेचैनी समझ पाओगी। ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, इधर मत जाओ, इससे दोस्ती मत करो। तुम्हारी हिदायतें मुझे बेड़ियों सी लगती थी माँ। मुझे तुम ऑर्थोडॉक्स लगती और मुझे खुलकर जीना था। मेरा दम घुटने लगा था उस वातावरण में। तुम्हारे साथ सहज होना मुश्किल हो गया था माँ। हम दोनों जब भी बात करते, दोनों में बहस हो ही जाती। तुम्हें वो मेरी क्लासमेट नेहा याद है माँ? वो मुझसे अक्सर कहती कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ है। मुझे उससे बहुत जलन होती थी और कई बार इसका फ्रस्ट्रेशन भी मैंने तुम पर निकाला। हम दोनों ऐसे क्यों थे माँ? ये सवाल मुझे अब तक की जिंदगी में परेशान करता आया था, लेकिन जानती हो, जवाब मुझे पिछले 1 सालों में मिला था। शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते में जुड़ने के बाद एक औरत की ज़िंदगी किसी मोबाइल सॉफ्टवेयर की तरह झट से अपडेट हो जाती है। हम लड़कियां शादी के बाद अचानक से बड़ी हो जाती हैं न माँ। मैं तो फिर भी 28 की उम्र में अपने पैरों पर खड़े होने के बाद बड़ी हुई थी, पर तुम तो 20 की ही उम्र में बड़ी हो गई थी। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसी घुली कि खुद को छोड़कर सबके लिए जीने लगी। सुबह 4 बजे से दिन की शुरुआत, रात को खाना और बच्चों की पढ़ाई के बाद दिन कान। रोज का यही रूटीन। ना कोई दोस्त, ना कोई अपना प्रोफेशनल सर्कल। शाम को मन न लगे तो या तो बाहर अहाते में टहल लेना या ऊपर छत पर घूम आना। पापा तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की वजह से जगह जगह ट्रांसफ़र होते रहे और हमारी पढ़ाई अफेक्ट ना हो इसलिए उन्होंने हमें अपने साथ नहीं रखा और हमारी पूरी जिम्मेदारी तुम पर आ गई। जब मैं दिल्ली रहने आई थी तो याद है माँ, मैं तुमसे कहती थी कि तुम बड़े शहर की दिक्कतें नहीं समझोगी और भूल गई कि वो तुम ही थी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीधा बिहार के एक छोटे से कस्बे से पटना रहने चली आई थी, जहां हमारा कोई नहीं था। और तुम यहाँ भी सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही थी। पापा साथ नहीं रहते थे, इसलिए एक पिता जो अपने बच्चों को इमोशनल और सोशल सिक्योरिटी देता है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर ही थी। अपनी गृहस्थी बसाई तो जाना कि कितना लंबा खालीपन जिया है तुमने। तुम्हारी जिंदगी में वो छोटी छोटी खुशियां जो चुपचाप बिना कोई शोर किए 2 लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, उनकी कितनी कमी रही थी। जानती हो माँ, आजकल शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं और मयंक घंटों बालकनी में बैठकर दिन भर की बातें शेयर किया करते हैं और याद आता है कि मैंने तो तुम्हें पापा के साथ बैठकर कभी चाय पीते हुए ही नहीं देखा और ना ही अपने और मयंक की तरह छुट्टी के दिन तुम दोनों को साथ बैठकर किताबें पढ़ते हुए देखा, जबकि तुम दोनों को किताबें पढ़ना पसंद था। इस 1 साल में मैंने और मयंक ने न जाने फ्यूचर को लेकर कितनी प्लानिंग्स कर डाली, न जाने कितनी बार हम लड़े भी माँ। पर जानती हो, हमारी लड़ाई कब एक दूसरे को देखते देखते हंसी में बदल जाती हमें खुद पता नहीं चलता। और तुम दोनों अपनी शादी के शुरुआती दिनों में भी एक दूसरे से दूर बस चिट्ठियों के कैनवास पर अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं में रंग भरा करते थे। हम चिट्ठी में सब कुछ लिख तो सकते हैं, पर थककर चिट्ठी की गोद में सो तो नहीं सकते ना। चिट्ठी को गले से तो नहीं लगा सकते ना। चिट्ठी के साथ लड़ाई भी तो नहीं की जा सकती और ना ही चिट्ठी मनाकर अपने सीने से लगा सकती है। इस 1 साल में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो मयंक था, पर तुम्हारे पास तो कोई नहीं था माँ।
उन तमाम बीती शामों के सन्नाटे और तुम्हारे नितांत अकेलेपन के सिवाय। आज जब मैं मयंक के साथ घर आई थी तो मयंक ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा था, देखो माँ को आइसक्रीम कितनी पसंद है। मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम पूरी तन्मयता से आइसक्रीम खा रही थी। तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी थी माँ, जो आइसक्रीम खाते वक्त एक बच्चे के चेहरे पर होती है। आश्चर्य हुआ कि जो बात तुम्हारी बेटी सालों में नहीं जान पाई, वो मयंक ने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। शायद इसलिए कि बच्चे अक्सर पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, खासकर माँ को। सच कहूँ माँ, बच्चों को लगता है कि माँ का आंचल उनका हर स्वार्थ, हर ईगो, हर नखरे को सोख लेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आंचल को ओढ़े भी तो एक इंसान ही बैठा है। अपने लिए देखे कुछ अधूरे सपनों का खालीपन और फ्रस्ट्रेशन उसके भीतर भी तो हो सकता है। हजारों बार मैंने कितनी आसानी से तुमसे कहा है कि तुम कुछ नहीं समझती माँ। नहीं समझती थी तब कि जनरेशन में गैप इसलिए होता है क्योंकि दोनों समय का समाज और सोच अलग अलग होते हैं, जिंदगी के अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। छोटी सी उम्र से परिवार और बच्चों की सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम हमारे लिए प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर हो गई थी। कई बार तो तुमने पापा के डिसीजंस को भी खारिज कर दिया, ये कहकर कि मैंने इसे बड़ा किया है, मैं जानती हूं कि इसके लिए सही क्या है। ऐसा ही कहा था तुमने जब पापा मयंक से मेरी शादी के लिए राजी हो गए थे। आज सोचती हूं तो लगता है कि तुम ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, तुम लव मैरिज को भी गलत नहीं मानती थी। बस तुम्हें डर था कि मेरे और मयंक की उम्र के बीच का 11 साल का अंतर कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट ना कर दे। बचपन से लेकर शादी तक तुम मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट चाहती थी, जैसा तुमने अपने समय में देखा था। पापा के एब्सेंस में सब कुछ अकेले मैनेज करते करते तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि कभी कभी अपने इमोशंस को बस बैलेंस्ड तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। बस तुम यही चाहती थी कि हम अच्छी जगह पहुंच जाएं। तुम मुश्किलों का सामना चुपचाप करती रही ताकि हमारी जिंदगी आसान रहे। माँ, हम दोनों ही गलत नहीं थे, बस उम्र और समझ के दो अलग अलग पड़ाव पर खड़े थे। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी, शायद इसलिए तुम भी मुझे नहीं समझ पाई थी। माँ, ये चिट्ठी एक माफीनामे के तौर पर हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं ये तो वादा नहीं करती कि अब जिद नहीं करूंगी। जिद किए बिना माँ बेटी का रिश्ता कहाँ पूरा हो पाता है। लेकिन हाँ, ये वादा जरूर करती हूँ माँ कि अब कुछ भी कहने से पहले मैं तुम बनकर जरूर सोचूंगी। हैप्पी मदर्स डे माँ, तुम्हारी गिन्नी। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।